नमस्ते। मेरे साथ आज एक बहुत ही अहम मेहमान गौहर रजा साहब। गौहर रजा साहब चीफ मूल रूप से साइंटिस्ट बाय प्रोफेशन, लेकिन तबीयत से पोएट, तबीयत से कवि, कवि मन वाला साइंटिस्ट। और मेरे ख्याल में ये दोनों अहम ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। क्योंकि जो भी अगर साइंटिस्ट होगा, क्रिएटिव होगा, जो उसकी पहली शायद रिक्वायरमेंट है, उसी तरह से पोएट की भी बात है। गौर साहब, आज एक सुबह एक खबर देखी और इसीलिए मैंने आपको को तकलीफ दी। इसरो से साइंटिस्ट लोग एक साथ, बहुत से लोग छोड़ के जाना चाह रहे हैं। कोई रिटायरमेंट के लिए है, कोई अर्ली कह रहा है कि भाई मुझे छोड़ दो, कोई रिजाइन कर रहा है। और एक खबर साथ में उसके छपी कि अभी फरवरी 11 2026 को पार्लियामेंट में यह बताया गया कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टोटल इसरो का वहां पे सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 18,142 है और 2,613 लोग उसमें कम हैं। तो वी आर स्टिल अंडर स्टाफ्ड। और उसमें जो सीनियर लेवल के साइंटिस्ट हैं उसमें से 100 लोग से ज्यादा छोड़ने की पेशकश कर रहे हैं। हालांकि वो वही जो सरकार का रवैया होता है, उनको डांट टपट के मतलब एक मेमोरेंडम निकाल दिया है कि नहीं, कोई ले जा सकता है, छोड़ेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक साइंटिस्ट, पोएट, इन सब लोगों को आप अगर वो माहौल नहीं देंगे और आप कहेंगे नहीं आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, तो वो साइंटिस्ट साइंटिस्ट नहीं रहेगा। मंगलयान की जिसकी इतनी बात करते थे, मैं जरा समझना चाह रहा हूं कि मूल कारण क्या है। क्या बेटर प्रोस्पेक्ट्स हैं, माहौल है, उनको वो करने को नहीं मिल रहा है? मैं जरा समझना चाह रहा हूं ये गौहर साहब। आनंद जी, पहली बात तो ये कि आपने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी, इस खबर ने बहुत तकलीफ दी एज अ साइंटिस्ट। इसके बाद अगर आपको परेशानी नहीं हो रही है तो शायद आप साइंटिस्ट हैं ही नहीं। तो कल से काफ़ी परेशान रहा मैं इस खबर को लेकर के। कुछ चैनल वालों ने कांटेक्ट भी किया, बातचीत भी हुई इसके ऊपर, लेकिन ये कोई 1-2 दिन तक परेशान रहने वाली बात नहीं। यानी आज इस पे परेशान है, कल किसी और चीज़ पे परेशान हो जाए, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूअसली एक साइंटिस्ट के लिए बहुत चिंता का विषय बना रहेगा आगे आने वाले कई दशकों तक। शायद सिर्फ आज की बात नहीं है, क्योंकि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता ही गड़बड़ है। और शायद इसमें कुछ लोग भक्त फख्र महसूस करें कि 2014 के बाद का हिंदुस्तान बहुत अलग हिंदुस्तान है, बहुत अलग देश है 2014 से पहले तक का। इसमें साइंस के ऊपर और मतलब विज्ञान की कोई भी शाख हो उन पर, और हमारे यहाँ शिक्षा के तरीकों के ऊपर, शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। मैं इसे हमला इसलिए कह रहा हूं कि हम जिस रास्ते पर चल रहे थे उस पर हम एक देश की तरह से ये देखते थे कि सबसे ज्यादा विकसित देशों में किस तरह की शिक्षा हो रही है और किस तरह की साइंस या विज्ञान हो रहा है। हमने हर एक फील्ड में इस बीच में अपना देश का कद घटाया है। देश का कद घटाना मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले हम देख रहे थे, हमारे जो प्रतिद्वंद्वी थे वो रूस था, सोवियत रूस था। आज़ादी के बाद वो अमेरिका था, यूरोप के देश थे, जहां से हम ये कहते थे कि हम उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन धीरे धीरे घटते घटते हम यहाँ आए कि हम पाकिस्तान और चीन रह गया हमारा प्रतिद्वंद्वी इसमें, और पाकिस्तान से घट के अब देश के अंदर अल्पसंख्यक रह गए। तो जब आप कद घटाना शुरू करते हैं तो उसका असर सारी चीजों के ऊपर पड़ता है और खासतौर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे पड़ता है। आप इसका रीजन पूछ रहे हैं, मैं इसका रीजन ये नहीं समझता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारी बातें कल कुछ साइंटिस्ट ने कही हैं इसके बारे में कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आज के दौर में कहीं कम हैं बनिस्बत जब हम
जवान हो रहे थे या हम बच्चे थे। उस जमाने में देश आजाद हुआ था, देश बहुत मुफलिस था, गरीब था। इस देश की जनता के सामने कहीं ज्यादा बड़े मुद्दे मौजूद थे, और तब हमने अपनी कमर कस के, आनंद साहब, उस जमाने में जब जीडीपी और अंग्रेजों ने पूरी तरह से इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया था, तब हम कमर कस के कह रहे थे कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेंगे, और देश का नौजवान उठ रहा था और कह रहा था कि हाँ, ये इज्जत की बात है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे देश में बढ़ेगी तो हम उसमें भागीदार बनेंगे। इस पर गर्व किया जाता था। आज किस बात पे गर्व किया जा रहा है? आज किस बात के ऊपर लोगों को तमगे दिए जा रहे हैं कि कावड़ में चले जाओ, कहीं कुछ और कर दो, सड़क के ऊपर उधम मचा लो, मस्जिद मंदिर का मुद्दा उठा लो। ये हैं चीजें जो आज के दौर में कहीं ज्यादा इज्जत दिलाने वाली चीजें हैं। मैंने इस बीच में बार बार ये कहा है आनंद साहब, और आपके सामने फिर खुलेआम ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आपके जहन में कोई बड़ा साइंटिस्ट का नाम आ जाए, आज के दौर के साइंटिस्ट का, तो मुझे बहुत ताज्जुब होगा। हमें याद है कि बड़े बड़े नाम थे, एस.एस. भटनागर थे, ओमी जहांगीर भाभा थे, सर सी.वी. रमन थे। ये लोग थे जो आजादी के वक्त पे थे और सारा मुल्क इनको जानता था। खासतौर से नौजवान नस्लें जो पढ़ रही थी वो जानती थी। आज मुझे आप एक आदमी बता दीजिए, एक नाम आनंद जी आप बता दीजिए मुझको, जिसको आप जानते हो कि भाई ये बड़ा साइंटिस्ट है हमारे देश का। तो क्या बड़े साइंटिस्ट पैदा होने बंद हो गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बात यह है कि तब पॉलिटिकल लीडरशिप साइंटिस्ट को इज्जत दे रही थी। नेहरू खुद जाते थे साइंटिस्ट के पास, इंदिरा गांधी खुद जाती थी साइंटिस्ट के पास उठ करके, उन्हें बुलाती थी इज्जत के साथ। आज क्या है, इन्होंने ये हाल किया कि जब लॉन्च हुआ है और सक्सेसफुली जब चांद पे पहुंचा है हमारा सैटेलाइट, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे देश को संबोधित। उनसे रहा नहीं गया कि साइंटिस्ट को जगह दे देते। नौजवान बच्चा किससे प्रेरणा लेगा कि भाई 10वां पास करो और प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, बजाय इसके कि रगड़ाई करो तुम और साइंटिस्ट बन के इसरो में काम करो या एटॉमिक एनर्जी में काम करो या डीआरडीओ में काम करो, इन जगहों पे। ये हाल है, ये माहौल जो हमने बना दिया। एक तरफ बाबाओं की इज्जत बढ़ रही है। आनंद जी, मैंने एक बहुत छोटा सा कैलकुलेशन किया था, बहुत लोगों तक वो पहुंचा है। 2 लाख करोड़ की संपत्ति है 10 बाबाओं की। 2 लाख करोड़। इसरो का बजट देख लीजिए, एटॉमिक एनर्जी का बजट देख लीजिए, डीआरडीओ का बजट देख लीजिए, कहीं पहुंचता ही नहीं। तो जब ये होगा देश के अंदर, तो हमें मालूम है कि हम इज्जत किसको दे रहे हैं, हम पैसे किसको दे रहे हैं, हम किस तरफ अपने देश की संपत्ति लगा रहे हैं। ये बिल्कुल साफ है। एक तरफ अडानी अंबानी है और दूसरी तरफ ये लोग हैं। तो आप जो वजह पूछ रहे थे, मुझे उसके ऊपर, मैं गुस्से में बहुत कुछ कह गया इस बीच में, लेकिन मुझे गुस्सा है इसलिए कह गया आनंद जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये देश अगर इज्जत नहीं करेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम कारों के पुर्जे बना करके और सेलफोन के पुर्जे बना करके विकसित देश तो नहीं बन सकते। मैं गौर साहब, मैं इसलिए बताऊं, मैं लखनऊ में मेरी पैदाइश हुई, पढ़ाई लिखाई हुई, तो यहाँ 3-4 इंस्टीट्यूट थे। सीडीआरआई, मतलब उसको लखनऊ का जितना भूल भुलैया इंपॉर्टेंट थी, उतनी सीडीआरआई की इंपॉर्टेंट। भाई ये बड़ी जगह है, यहाँ साइंटिस्ट लोग आते हैं और यहाँ कुछ ऐसा होता है। और लखनऊ की एक तरह से शान जैसी थी। यहाँ पे एक IITR होता था, टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च, उस पर बात होती थी। फिर बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी था। ये सब बड़े बड़े नामी गिरामी इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने अद्वितीय काम किया। नाम बच्चा जानता था। जी 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 जी।
नहीं, एक मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग एक दूसरी तरह की इज्जत होती थी। इन लोग, हम लोग स्कूल में होते थे तो कभी कभी कोई इन लोगों के यहाँ से आता था, भाई ये कौन आ रहे हैं, ये कुछ एक टॉक देने आएंगे। वो छठे सातवीं के बच्चों को भी वो बुला के उन लोग कुछ बोलते थे, अपना समय देते थे, और बहुत बहुत सी चीजें समझ में आती थी, कुछ नहीं आती थी। मैं एक चीज आपसे इसलिए शेयर कर लूं कि आज हमारा देश में एक होड़ लगी हुई है नेहरू को छोटा दिखाना, बड़ा दिखाना। आपने कहा ही पुरानी बात, जब देश आजाद हुआ तो 2 वक्त की रोटी हम नहीं मुहैया कर सकते थे सबके लिए। उस समय नेहरू विक्रम साराभाई को अगर जाके उनकी एक अच्छी खासी एक, वो विदेश में काम कर रहे थे, उनका रिसर्च भी अच्छी होती, शायद उनको उनको जिसको कहे ना ब्रेन वॉश करके, या उनके उसको कि देश है, देश को बनाना है, इसको करके आज की तारीख में कहिए तो अब इसको दूसरे ढंग से लोग कहेंगे, ले आए हिंदुस्तान, और उस आदमी ने अपनी अपनी संपत्ति लगा दी। ये लोग विक्रम साराभाई की अगर वो जीवनी पढ़े, दैट मैन पुट, सरकार का पैसा ही नहीं था तो उसने अपना पैसा लगा दिया, चलो भाई, तो अपने लोगों से पैसा लगवाया। आज की तारीख में वो चीज, वो माहौल नहीं है। मैं इस पे भी एक बार, क्योंकि ये माहौल नहीं है गौहर साहब, और शायद सबसे, जब द बेस्ट ऑफ क्रिएशन तभी होगा जब आप उसकी, जो आपने कहा ना बेसिक रिक्वायरमेंट इज, उसको एक्नॉलेजमेंट, वो शायद हम लोग मिस कर रहे हैं। बिल्कुल। आनंद भाई देखिए, ऐसा है कि अगर हम साइंस की हिस्ट्री पढ़ें, उसका इतिहास पढ़ें, दुनिया भर, हम अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खाली दुनिया भर में अगर पढ़ें, तो कभी भी साइंटिस्ट ने कहीं भी कोई इजाद या खोज पैसे के लिए नहीं की। मुझे कम से कम कोई भी साइंटिस्ट नहीं दिखाई देता जिसने पैसे के लिए कोई खोज की हो या कोई इजाद की हो बड़ी। पैसा मैं समझता हूं कि इम्पोर्टेंट चीज है, ऐसा नहीं है कि पैसा के बिना जिंदगी गुजर सकती है साइंटिस्ट की, साइंटिस्ट को भी सैलरी चाहिए होती है, लेकिन वो काम पैसे के लिए नहीं करते आनंद भाई। काम वो करते हैं इसलिए कि उनके सामने कुछ सवालात होते हैं, उनकी वो जवाबात तलाश करते हैं, वो क्रैक करना चाहते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स जो उनकी पिछली नस्लें नहीं कर पाई, वो काम करना चाहते हैं जो पिछली नस्लें जहां तक नहीं पहुंच पाई, सिर्फ सोच पाई उनके बारे में शायद, या नई चीजें सोचने के लिए काम करते हैं, उसकी आजादी चाहिए होती है साइंटिस्ट को। मैं ये समझता हूं कि लोग आज कह रहे हैं कि बड़ी सैलरीज के लिए शायद ये लोग जा रहे हैं, नहीं, ये नहीं है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय, और बड़ी अजीब सी वो रिपोर्टिंग है आनंद भाई, उस पर भी बात कर लेते हैं। वहां वो कह रहे हैं कि 2012 से 2024 तक 700 साइंटिस्ट ने इसरो छोड़ा। ये 10 साल हैं। ये होता है मीडिया का बेईमानी करना। 120 के मुकाबले में 700 का एक हिंसा रख दिया उन्होंने आपके सामने। पर क्या दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि हर साल लगभग 60 साइंटिस्ट, इनफैक्ट एवरेज 58 आता है, छोड़ रहे थे। और ये किससे कंपेयर किया जा रहा है? 120 कुछ महीनों में। ये है गड़बड़ आज मीडिया के सामने। मीडिया ने सर झुका लिया है। ये जो रिपोर्ट आई है ये बहुत चौंकाने वाली है, लेकिन वहां भी उन्होंने डंडी मार ली। हिम्मत नहीं है ये कहने की कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो देश के सामने है। और ये तो दूसरी, मतलब किस तरह से मैं कहूं और किस गुस्से के साथ अपने को एक्सप्रेस करूं आनंद भाई, कि UR राव सैटेलाइट सेंटर से छोड़ा है इन साइंटिस्ट ने। लगभग इसमें से 80 साइंटिस्ट जो हैं वो वहां से गए। मतलब सैटेलाइट सेंटर हमारी पीठ का बोझ है वो भाई। वो वहां से हमने शुरुआत की है और आज भी जरूरत है लगातार। आज भी हम वहां तक नहीं पहुंच सके जहां तक चाइना इतनी जल्दी पहुंच गया। वहां से छोड़ रहे हैं लोग। अगर वहां से छोड़ रहे हैं तो मेरी बात हुई थी जब UR राव सैटेलाइट सेंटर के उस वक्त दोस्त थे
जो चेयरमैन थे, चेयरमैन नहीं वो डायरेक्टर जो थे, उनका ख्वाब था कि महीने में एक सैटेलाइट का लॉन्च जब पहुंच जाएगा तब हमारे दिल को तसल्ली होगी। और ये मैं बात कर रहा हूं अब से 20 साल पहले की। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात कही। मैं ये समझता हूं कि दूसरा VSSC जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, वहां से लगभग 20 से ज्यादा लोगों ने छोड़ा है। ये टोटल 120 के करीब बता रही है रिपोर्ट। अगर इसरो जो टॉप नॉच जगह है जहां की इज्जत अभी भी मौजूद है, कम से कम साइंटिस्ट ना जानते हो हम, वहां के जो चेयरमैन हैं उनका नाम लोगों को याद ना हो, बच्चों को याद ना हो, लेकिन ये कि इसरो की अपनी इज्जत जरूर अभी बची हुई है इस देश में। अगर वहां से छोड़ रहे हैं तो ये सोचिए और जगह से कितने लोगों ने छोड़ा है। उसका कोई आंकड़ा ये सरकार रिलीज नहीं कर रही। कितने लोग यहां से छोड़ के चले गए। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कब कब स्कॉलरशिप रिलीज नहीं किए, उसकी वजह से टीम्स टूट गई। साइंटिस्ट को भी खाना तो होता ही है ना। आखिरकार साइंटिस्ट मतलब बिना ग़िज़ा के तो सरवाइव नहीं कर सकता। तो जब आप स्कॉलरशिप नहीं देंगे तो कहीं और जाएगा, और अगर हो सकेगा तो फिर वो विदेशों में जाएगा। और विदेश किसको चुनेंगे? आपके थर्ड रेट साइंटिस्ट को चुनेंगे क्या? विदेशी तो आपके फर्स्ट रेट साइंटिस्ट को ही लेके जाएंगे ना। और इसरो के ऊपर इतना हमेशा से, इसरो और एटॉमिक एनर्जी ये दो जगह ऐसे हैं, DRDO भी इसी में ही आता है, लेकिन DRDO थोड़ा सा फर्क है, डिफेंस का मामला है, वहां पर स्ट्रिक्ट रूल्स हैं थोड़े बहुत। इन दो जगहों के ऊपर जो भी हालात रहे उसमें हमारे साइंटिस्ट के ऊपर इतना दबाव रहा है कि वो देश छोड़ के चले जाएं, और नहीं गए, विदेश छोड़ के यहां आए। 56-58 का एवरेज जो है वो ये हमें बताता है कि 2014 से पहले तक साइंटिस्ट के लिए माहौल ऐसा था कि वो नहीं छोड़ना चाहते। आज वो माहौल नहीं। कल ये भी बात आई कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है आनंद भाई। तो अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और वो न सिर्फ लॉन्च के फेलियर में रिजल्ट कर रहा है, जो पिछला फेलियर हुआ है उसमें अंदाजा ये है कि गड़बड़ हो गई। बड़ी मैच्योर टेक्नोलॉजी है, हमारा जो वर्क हॉर्स है सैटेलाइट लॉन्चर, उसमें हो गया। तो अगर वो प्राइवेटाइजेशन की वजह से हुआ है तो न सिर्फ हम ये कि इसरो को प्राइवेटाइजेशन करके मार रहे हैं, खत्म करने की कोशिश में हैं, बल्कि हम स्पेस रिसर्च को भी मार रहे हैं, हम उसका भी कत्लेआम मचा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन करके। तो प्राइवेटाइजेशन कोई हमेशा अच्छी चीज नहीं हुआ करती, उसके बड़े तालियां बजेंगी, इसलिए कि मीडिया भी प्राइवेट के हाथ में और आजकल सरकार भी प्राइवेट के हाथ में, सेक्टर के हाथ में। तो इसमें आनंद भाई, अब मैं आपको बोलने नहीं दे रहा, ये बहुत बुरी बात है, लेकिन मेरे अंदर इतना गुबार है नहीं कि मैं गौहर साहब एक दो चीजें मुझे मेरे मन में मैं आपसे पूछ लेना चाह रहा हूं, क्योंकि उसका मुझे कोई, जिसको कहते हैं ना, कोई पूरा मुकम्मल जवाब नहीं मिला। जैसे एक हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो, और बीच में भी मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने इसमें जाना प्रेफर किया, वो बड़ी कॉर्पोरेट की नौकरी के बजाय उन्होंने रिसर्च को किया एंड दे हैव डन वेल। एक उनके लिए बहुत प्रेस्टिजियस होता था शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। जो मेरी सूचना या जो मेरी समझ है, उसका प्राइज मनी हटा दिया गया है शायद पिछले 2022 से, जो मुझे जितना मुझे पता है। पहले वो 2 लाख था, फिर 2008 में मनमोहन सिंह साहब आए तो उन्होंने उसको 5 लाख कर दिया था, लेकिन शायद अब पैसा हटा दिया गया है कि भाई इसमें पैसा बहुत खर्च होता है, और इसलिए उन्होंने उसको उससे प्राइस हटा दिया। वही जैसे देश की सुरक्षा के लिए पैसा बहुत खर्च होता है तो कुछ अग्निवीरों को रख लो, उस तरह की स्कीम। ये हुआ क्या? शांति स्वरूप भटनागर प्राइज
में प्राइज मनी अब खत्म हो गया है, वो उसका कुछ और फॉर्मेट हो गया? अगर इस पे आपको कोई जानकारी दे सके। नहीं, मुझे लेटेस्ट जानकारी इसके ऊपर नहीं है आनंद भाई, लेकिन इन्होंने अब से 2 साल पहले सारे अवार्ड्स बंद कर दिए जी। सारे अवार्ड्स इंक्लूडिंग शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। फिर इन्होंने उन अवार्ड्स को उस नाम से नहीं और नामों से किया है। इस वक्त जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है मैं गलत हूं, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड अब नहीं दिया जाता। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड हमारे लिए इस देश के अंदर बिल्कुल नोबेल प्राइज की तरह से था। अगर किसी को शांति, और बहुत ईमानदारी से साइंटिस्ट की कमिटीज मिलती थी, बैठती थी, मुझे मालूम है इसलिए कि उन कमिटीज का गठन भी CSIR ही किया करता था। तो वो जो कमिटीज थी बहुत ईमानदारी के साथ सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट के लिए ही अवार्ड दिया जाता था। अब ये अवार्ड जो हैं, जो इन्होंने कुछ रिवाइव किए हैं, मुझे लेटेस्ट जानकारी नहीं है, मैं जानकारी हासिल कर सकता हूं वो, लेकिन ये कि अवार्ड्स बंद कर दिए थे और काफी अरसे तक वो अवार्ड्स दिए ही नहीं गए। तो साइंटिस्ट की आपने इतनी इज्जत की आने के बाद, गद्दी संभालने के बाद, कि आपने अवार्ड ही बंद कर दिए। तो साइंटिस्ट को क्या चाहिए? साइंटिस्ट को सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन ये होता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी साख हो, उसके पेपर्स छपें, उसकी खोज जो है उसे माना जाए या ना माना जाए, तब भी उसको कोई बहुत परेशानी नहीं होती, वो आगे बढ़ता है गलतियों से सीख करके एक साइंटिस्ट। और दूसरी ये होती है कि कम से कम उसका देश तो उसकी इज्जत करे। इसके अलावा साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसे अपनी लैब चलाने के लिए वक्त के ऊपर पैसा चाहिए, क्योंकि आज के दौर में कहीं भी दुनिया में साइंस बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के हो ही नहीं सकता। और साइंटिस्ट की बॉडीज हमारे यहाँ जो 3 एकेडमीज हैं, उनकी आवाज को इस बीच में इस तरह से दबाया गया है कि तुम अपने पैसे खुद जनरेट करो। हमारे यहाँ जो साइंटिस्ट का सबसे बड़ा जमावड़ा होता था, उसको बंद कर दिया गया 10 बहाने बना करके। तो ये तो हमने ट्रीट किया है, हमने लवली यूनिवर्सिटी को दे दिया पहले, फिर हमने कोई और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दे दिया कि भाई वहां कर लो जा करके, वो पैसे लगाएंगे, फिर वो बंद करवा दिया प्रेशर डाल के। और आज RSS गवर्नमेंट के पैसे के ऊपर उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो विभा है, वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है। तो ये कैसे चलेगा? ये देश क्या RSS चलाएगी? RSS की ऑर्गेनाइजेशंस चलाएंगी? वो हमें साफ दिखाई दे रहा है जी। मैंने 2014 से पहले आनंद भाई ऐसी नहीं थे कि 5 लोग इसे पूछें, कोई साइंटिस्ट इसको हाथ लगाने को तैयार नहीं होता था। और आज ये पैसों में रोल रही है। कहां से आया ये? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कीजिए या डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात कीजिए, तो हमारे सामने ये बात बिल्कुल आया हो जाती है कि किस तरह सूडो साइंस के अंदर पैसा दिया जा रहा है, डायरेक्टर्स कैसे बनाए जा रहे हैं, वो 5 गव्य की बात कर रहे हैं। कितनी खिल्ली उड़ी है अभी। जो पेपर छाप दिया गया, उसको पेपर को वापस ले लिया गया, इसलिए कि उसमें सब कुछ झूठ था, साइंटिफिकली वैलिड था ही नहीं कुछ भी। गौमूत्र में क्या तलाश कर रहे हैं आप? रिसर्च कर रहे हैं तो गौमूत्र के ऊपर कर रहे हैं और IIT के अंदर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? हर चौराहे के ऊपर लैब मौजूद हैं जहां आप अपना पेशाब टेस्ट करवा सकते हैं। और ये कहिए कि गाय का पेशाब के बारे में हमें पता नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो इसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी को दे दिया गया पैसा, वहां उन्होंने सारे कार खरीद ली उसके नाम के ऊपर, लाखों का उन्होंने मूत खरीद लिया जो दिखाया गया। एक डायरेक्टर है IIT का जो ये कह रहा है कि मैं भूतों से बात कर सकता हूँ, रूहों से बात कर सकता हूँ, आत्मा से बात कर सकता हूँ। तो आप क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट के साथ?
इसरो को मैं प्रेशराइज कर रहे थे कि जी क्या नाम है, आकाश तत्व के ऊपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कीजिए, और उस वक्त कीजिए जी जब लॉन्च हो रहा है, उधर लॉन्च हो रहा है, और आप इधर की तरफ इसरो को प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो बात की। क्या हो रहा है भाई? जी गौर साहब, मैं आखिरी प्रश्न पूछूं उससे पहले मैं अपना एक आपको छोटा सा वाकया बता दूं। मैं धर्म को मानता हूं, घंटी घंटी बजाता हूं, तिलक तिलक लगाता हूं, मंदिर अंदर जाता हूं। मेरा एक दोस्त है, वो इसको किसी को नहीं मानता है। तो हमारे मोदी जी एक दिन कहीं अपना भाषण दे रहे थे, बता रहे थे कि जो हमारे कितने सर्जरी कितनी डेवलप थी, कि जब गणेश जी का सिर कटा तो उस पे हाथी का सिर लाके लगा दिया। तो मेरा वो दोस्त हिंदू है, उससे कहा भाई एक चीज बताओ, जब इतनी डेवलप थी तो आदमी का सिर, उनका कटा हुआ सिर क्यों नहीं लगा दिया? वो कहां से काट के, ये कौन सी जरूरत थी? मेरे पास इसका उत्तर नहीं था। तो खैर, मैं अंतिम प्रश्न पे इसलिए आ रहा हूं कि आज देश की सुरक्षा के में स्पेस का बहुत बड़ा हाथ हो गया है। मतलब ये जो अभी भारत का पुलवामा वाला हुआ था तो पूरा चाइना ने उसको सपोर्ट किया था। ईरान में भी ऐसा कहा जाता है कि चाइना और रशिया वो पूरा सपोर्ट, ऊपर से सैटेलाइट वाला सपोर्ट दे रहे थे कि कौन मूवमेंट के लिए। ऐसे में अगर हम इसको इग्नोर कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं एक कमजोर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये शायद आम जन को समझ में नहीं आ रहा है। और जो ज्यादा चिंता है, दुख के साथ जो चिंता है, कि कल आने वाले उसमें हम बहुत पीछे रह जाएंगे। मतलब भारत की स्थिति बहुत खराब है रक्षा के रूप में हो जाए। मैं एक छोटी टिप्पणी इस पे चाहता हूं। आनंद भाई, ऐसा है कि साइंस में अगर आप 1 घंटा भी पीछे होते हैं तो फिर वो 1 घंटा पीछे होना जो है वो आपके लिए अगले 70 साल 100 साल के लिए घातक हो जाता है, क्योंकि आप पीछे हो गए। ऐसा नहीं है कि जब हमारे यहाँ के साइंटिस्ट ने ये कहा कि जमीन घूमती है और हमने उस पर रिसर्च आगे नहीं बढ़ की, तो हम दुनिया से पीछे हो गए। वो यूरोप में हो गया, उसको बढ़ाने में जाहिर है कि अरब वर्ल्ड ने काम किया, ईरान ने काम किया, और वहां से वो, तो ये उस जमाने की बात है कि हम पीछे हुए। आज अगर हम 1 घंटा भी पीछे होते हैं तो फिर हम पीछे ही रहते हैं। ये बर्बादी जो हो रही है देश में, विज्ञान प्रसार एक ऑर्गेनाइजेशन थी वो बंद कर दी, निस्टैड्स और निस्पर को मर्ज कर दिया। ये अंदाजा ही नहीं है देश की जनता को और ऑपोजिशन पार्टीज को कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या बर्बादी लगाई जा रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम अगर पीछे हुए तो देश की सुरक्षा भी आज खतरे में पड़ेगी। हमने इसीलिए स्पेस टेक्नोलॉजी, DRDO और एटॉमिक एनर्जी का गठन किया था कि मालूम था कि देश की सुरक्षा सिर्फ बाहरी सुरक्षा नहीं होती, अंदर की सुरक्षा भी चाहिए, और दोनों का आपस में गहरा रिश्ता है। अगर अंदर सुरक्षा नहीं है, हमारे सारे लोग भूखे मर रहे हैं, तो भी हम सुरक्षित नहीं हैं। और अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ते हैं, तब बाहर के देश जो हैं वो हमारे ऊपर हमला भी कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं आनंद भाई, वक्त कम है। पेगासस का इस्तेमाल किया गया, उसके ऊपर बड़ा शोर मचा। वो कहां से आया था? वो इजराइल से आया था, जाहिर से है। हमारे देश में नहीं पैदा हुआ। मैं मान लेता हूं भाई, सरकार को जरूरत है हर आदमी के पीछे लगा रहे और सारी चीजें उसके बारे में जाने, लेकिन ये कहां से आ रहा है? क्या इसरो ने बनाया, एटॉमिक एनर्जी ने बनाया, किसी IIT ने बनाया? क्यों? वहां से क्यों लेना पड़ गया आपको? और अगर वहां से आपने लिया है तो इसकी क्या गारंटी है कि जो खबर आप जानना चाहते हैं अपने ऑपोजिशन के बारे में या किसी पत्रकार के बारे में, वो सीधे इजराइल नहीं पहुंच रही, आपकी सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ रही? आज अगर इस देश के अंदर गूगल मैप बंद कर दिया जाए तो क्या हाल मचेगा, ये सोच लीजिए। बिना सैटेलाइट्स के गूगल मैप नहीं चल सकता, और गूगल मैप हमारा नहीं है, हमें वहां तक पहुंचने की जरूरत है। चाइना ने अपने को आइसोलेट कर लिया, हम भी कर सकते, पर उसके लिए विजन चाहिए। एक 10वां पास नहीं कर सकता वो।
नहीं, और ये सही बात है जो आपने जो बात कही, सो क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम ये है, हो सकता है कि देश का प्रधानमंत्री कोई साइंटिस्ट ना हो, लेकिन वो ये अप्रिशिएट करने वाला जरूर होना चाहिए कि साइंटिस्ट का क्या रोल और किरदार और क्या अहमियत है। अगर आप इसको जानते ही नहीं है तो फिर आप इंटरनेशनल फोरम पे जाके बोलते रहिए कि वो कैसे पानी अलग होता है और हवा, ऑक्सीजन आती है और हवा आती है, इस तरह की लफाजी करते रहिए, हंसी उड़ती रहेगी देश की, और हम ये मानेंगे कि भाई इसमें क्या दिक्कत है। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर साहब। हालांकि ये आज नहीं है, पहले जब शुरू किया तो मन में ये था कि कहीं आपसे कहूंगा कि कोई मौजूद बात इसमें अगर हो तो उसको अगर किसी नज्म या उसमें कर सकें, लेकिन शायद इस समय ये ठीक नहीं रहेगा। वो इस समय कम से कम मैं बहुत गुस्से में हूँ और साइंस, हाँ, इसीलिए एंड इट विल बी जो साइंटिस्ट हैं उनके प्रति सम्मान जैसा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गौहर साहब, मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू।